अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। बॉर्डर पार करके ख्वारिज कैसे आते हैं, इस हवाले से इमरान रियाज खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। इसके साथ साथ सिद्दीक जान साहब बता रहे हैं कि पर्सनल स्टाफ, आज का पर्सनल स्टाफ जो पीएम का है, वो किस तरीके से इमरान खान को याद कर रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जाली अकाउंट स्कैंडल दोबारा, उसके तबसरे, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को क्या प्रेशराइज करके कुछ बातें मनवाने की कोशिश, अहम तरीन कुछ खबरें, तमाम तर चीजें आपके सामने रखते हैं। तहरीक इंसाफ के मंसूबे, नाम कोई और लगा रहा है। आगाज करेंगे अलीमा खान से। अलीमा खान आज पहुंची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, और वहां पर उनसे सवाल हुआ कि तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर वीजे जारी नहीं हो रहे तो हमसे राब्ता कर लें। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट फैसल को कह देती हूँ कि ये राब्ता कर लें, लेकिन वो तो टीवी पर कहते हैं कि ये वजारत दाखिला का मामला नहीं है। तो जिस तरीके से इस पर टीवी स्क्रीन पर बैठकर कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, जिस तरीके से इसको डील किया जाता है मामले को, वो हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस सुप्रीम कोर्ट में आज चला। इस केस का बैकग्राउंड क्या है, अचानक सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, अचानक हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा, वो चीज मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन उससे पहले ये शाकिर महमूद अवान साहब क्या कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 10 अहम प्रोजेक्ट्स, नाम किस तरह लगाया जा रहा है, ये सुनिएगा। ऑन रिकॉर्ड हैं कि इस मंसूबे के खालिक जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, और अब इसका दावा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। लेकिन ये मंसूबा इतना आसान नहीं है, इसको काबिल अमल बनाने के लिए बहुत से काम करने होंगे। मैं आपके सामने चंद मंसूबे रखता हूं, 10 अहम मंसूबे, जिनके हवाले से कुछ मैंने रिसर्च की है कि ये मंसूबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, और इन मंसूबों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना बनाने की कोशिश। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अहम तरीन केस जो अदालत में था इस वक्त, मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टीज जिनकी नीलामी की जा रही है, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज, जब आज सुप्रीम कोर्ट में वो केस पहुंचा, इस केस की अगली तारीख तो दे दी गई है और ऑब्वियसली मुस्तरद कर दिया गया है इस इस्तदा को कि नीलामी को फिलहाल रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जाली अकाउंट स्कैंडल का दोबारा आज जिक्र हुआ। जाली अकाउंट स्कैंडल जिसमें अब्दुल मजीद, जिसमें आसिफ अली जरदारी, जिसमें डेफिनेटली मलिक रियाज का नाम भी है, लेकिन अब घेरा सिर्फ एक शख्स के गिर्द तंग किया जा रहा है। ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है, ये पाकिस्तान की अदालतों के हालात हैं, और लेकिन जिक्र उसमें जरूर हो रहा है। अब ऑब्वियसली तबसरे दोबारा होंगे, आसिफ अली जरदारी का उसमें नाम भी मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पहले भी जो सरफराज डोगर साहब की अदालत है, वहां से उनके चैम्बर से फैसला निकला नहीं था। उनके चैम्बर से फैसला निकलने से पहले ही आपको सिक्योरिटी जराए के नाम से खबरें चलती हुई टीवी के ऊपर दिखाई दी, और फिर उसके बाद जिस तरीके से बोली का अमल कल हुआ, फिर अचानक रातों रात ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो जाना, और उसके बाद इस केस के अंदर आज जिस तरीके से कुछ चीजें सामने आई हैं, प्ली बार्गेन ये कहा जा रहा है, मलिक रियाज की बेटे की जानिब से ये कहा गया कि वो तो दबाव में की गई थी, वो रजाकाराना तौर पर नहीं हुई थी। तो यानी ये जो तमाम तर मामला है, ये आगे चलकर किस तरफ जाएगा, किस तरफ जो है वो किस करवट ऊंट बैठेगा, क्योंकि इसमें जो आसिफ अली जरदारी का नाम दोबारा आ रहा है, इससे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। एक जानिब सदर के ओहदे की तब्दीली, सदर के ओहदे से जरदारी का हटाया जाना, 27वीं आईनी तरमीम, तो क्या प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर सदर को ओहदे से हटाए जाने की बातें हो रही है, वहीं पर वजीर आजम को ओहदे से हटाए जाने की भी बातें हो रही हैं। और अगर ये यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट, शहबाज गिल का ये तशवीशनाक कह लें इसको, ये बड़ा अहम तरीन इंकशाफ कह लें, मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा, इस पर बात तो हो रही है। कल शहजाद अकबर साहब ने हमारे साथ इंटरव्यू में भी यही बताया कि झंग से मोहसिन नकवी का ससुराल है, तो झंग से शेख वकास अकरम की नशस्त भी है। लेकिन शहबाज गिल किसी और जानिब इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन खबर सच हो सकती है कि मोहसिन नकवी जो वजीर आजम बनेंगी, वो किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी के बंदे की सपोर्ट से नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 दोस्त मौजूद हैं, उन दोनों में से किसी एक की नशस्त पर वो इलेक्शन लड़ेंगे और वजीर आजम बन सकते हैं। ये सुनिएगा। अगली खबर जो है वो मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनवाने का मंसूबा शुरू हो गया है। जी हाँ, उनके वज़ीर आज़म बनने और उनके ऊपर फील्ड मार्शल के सरबराह बनने का ग्रीन सिग्नल उन्हें अमेरिका से मिल गया है, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। अब अमेरिका बहादुर ने कहा है कि आप अपनी मर्जी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, वो सरबराह बन जाएं, आप लोगों का वहां पर जैसे मामला ठीक चलता चलाएं, हमें हमारे साथ जो वादे किए हुए हैं वो डिलीवर करें। अब देखते हैं फील्ड मार्शल साहब को जो यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला है उसके ऊपर अमल कैसे करते हैं। लेकिन एक बड़ी पुरसरार सी बात किसी ज़राए ने मुझे बताई है, गॉसिप है इस खबर की, मेरे पास हतमी कंफर्मेशन नहीं है, ये एक गॉसिप है। गॉसिप का मतलब ये कि जो ज़राए हैं जिन्होंने मुझे बताई है वो हैं वेल प्लेस्ड, लेकिन मैं उन पर एतबार कम करता हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो नून लीग के ऊपर एतबार करके MNA नहीं बनेंगे, ना ही पीपल्स पार्टी पर। वजीर आजम की बात हो रही है, अब तब्दील होने की ओहदा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपको जाते जाते सिद्दीक जान का इंकशाफ सुनवा दे कि जो पीएम का पर्सनल स्टाफ है वो किस तरीके से इन लोगों को पास आके, सिद्दीक जान लोगों को जब भी कोई विजिट करता है इस तरीके से, तो किस तरीके से खामोशी से कन्वे किया जाता है कि हम काम जरूर कर रहे हैं, ड्यूटी जरूर इन लोगों के साथ दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान के साथ है हम। ये सुनिएगा। सिक्योरिटी स्टाफ में गाड़ी के पास खड़े हुए थे,
اور آ کے میں کہہ رہے ہیں یار خان صاحب کب آئیں گے, برباد ہوں گے, بس یہ تو نوکری کر رہے ہیں ان کی تو ان کے ساتھ ہے, ورنہ ہمیں بھی پتہ ہے بھائی یہ تو حالات ان کے اپنے. وہ ہمارے ایک عزیز ہیں تو ان کے وہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا تھا تو مسلم لیگ نون والے کمپین کر رہے تھے, تو وہ نا ان کی شاپ پہ نا نون لیگ والے آئے اور اپنے بچوں کو کہا بیٹھو اور ہم نا ادھر آگے بازار سے کمپین کر کے آئے. تو جب وہ کمپین کر کے واپس آئے نا تو ہمارے جو عزیز ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں سے پوچھا کہ یہ کس کے ساتھ ہے. انہوں نے پوچھا بچوں سے بیٹا کس کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ, کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ. یہاں پر صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی کے پی کے اندر صوبائی وزیر ہیں یہ, اور ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں. بڑا جس طرح بہت دفعہ ان کو دیکھا گیا کہ بڑا کھل کر یہ بولتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ کے قریب جو ہے فوج ہے, 5000 خوارج ہیں, کیسے یہ لوگ بارڈر پار کر کے 200 سے 300 لوگ آتے ہیں. بڑا کھل کر انہوں نے بڑا ایک جینون سوال بھی اس کو کہہ سکتے ہیں انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اتنی فوج ہے اور یہ 5000 خوارج ہیں, ڈیفینیٹلی یہ کے پی کے لوگوں کا سکون امن تباہ ہو رہا ہے, پھر انہی لوگوں کی وجہ سے وہاں پہ آپریشنز ہوتے ہیں. تو جب یہ سوال اٹھایا گیا اس پر عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ یہ کیجئے, یہ سنیے گا. یہ بات جنرل باجوہ کے حوالے سے باقاعدہ کلیم کی گئی کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ 3 سال تک طالبان کو اگر ہم رکھیں گے ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی تباہ ہو جائے گی, اور اب وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, قابو نہیں آ رہے. بلوچستان کے بھی حالات خراب ہے. اس میں ڈاکٹر امجد ہے, ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے, یہ بڑا بولڈ بولتے ہیں. انہوں نے اس پہ سوال ایک اٹھایا, انہوں نے کہا جی 10 لاکھ فوج ہے اور یہ 5000 خوارج ہے. یہ 10 لاکھ کی فوج یہ 5000 خوارج کو بارڈر پہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتی؟ کیسے یہ 200 لوگ بارڈر پار کر کے آتے ہیں, یعنی 200 100 لوگ اکٹھے آ جاتے ہیں بارڈر پار کر کے. یہ معاون خصوصی بھی ہے, ڈاکٹر امجد اور ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہے, انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ سوال اٹھایا اور بڑا جائز سوال ہے. یہاں پر امپورٹنٹلی اگر آپ کو بتائیں تو ایک جانب جب پاک بھارت جنگ ہوئی اور اس میں جب ڈرونز پاکستان آتے رہے تو وہ ڈرونز آبویسلی کہاں کے ڈرونز تھے, کس طریقے سے انہیں آپریٹ کیا جاتا رہا, وہیں پر اب اسرائیل نے کھل کر اس بات کا اعتراف کیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آپریشن سندور کے دوران بھارت کو دی جانے والی فوجی مدد کی تصدیق بھی کر دی ہے, اور نیتن یاہو نے ایکس پر بتایا کہ انہوں نے جروسلم میں بھارت کے سفیر جے پی سنگھ سے بھی ملاقات کی, جس میں سیکیورٹی اور اقتصادی میدانوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی. اسرائیل یعنی نیتن یاہو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ جو ڈرونز پاکستان بھیجے بھارت نے, اوبیسلی بھارت کی مدد کرتا رہا پیچھے سے آپریشنل لیول کے اوپر, بہت سارے جگہوں کے اوپر بھارت کو سپورٹ کرتا رہا اس وقت اسرائیل. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ خلیجی ریاستوں سے کہہ رہا ہے کہ now that the nuclear arsenal being created by Iran has been totally obliterated, it is very important to me that all Middle Eastern countries join the Abraham Accords. This will ensure peace in the Middle East. Thank you for your attention to this matter. تو یعنی ایک نیا آرڈر آ چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اور کہا جا رہا ہے خلیجی ریاستوں کو کہ ابراہیم ایکارڈز کو جوائن کر لیں. بہت سارے اس میں سے کر بھی چکے ہیں, لیکن یہ معاملہ خلیجی ریاستوں تک نہیں رہے گا. یہی وہ کچھ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی, جو ڈونلڈ ٹرمپ شاید خصوصی ملاقاتوں میں کرتا بھی ہوگا. یہ وہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مختلف گارنٹیز بھی چاہیے ہوں گی, کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ, وہ تمام پروجیکٹس جہاں پر منرلز کرپٹو ہے ان میں سے ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو پاکستان بھی تسلیم کرے. لیکن پاکستان, یہ ہمیشہ سوال ہے, یہ ہمیشہ یہ ذہن میں سوچ آتی ہے, اور میں جب بھی آپ سے بات کرتی ہوں یہی کوسچن میں ریز کرتی ہوں کہ کون سے بلاک کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کینیڈا بھی تسلیم کر چکا پیلسٹائن کی ایک اسٹیٹ ہوڈ کو, برطانیہ بھی تسلیم کر چکا, ہم کون سے بلاک میں جا رہے ہیں؟ ہمیں رشیا اور چین سے بھی انٹینشنلی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بھارت چین کے قریب ہو رہا ہے. آلدو چائنا نے ہمیں ایک اسپیس دی ہوئی ہے, پرسنل اسپیس, کہ ہم جس طریقے سے پولیٹیکل اپنے فیصلے کریں, جبکہ چائنا ہماری بہت مدد بھی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ والے کھیل چائنا نے ہمارے ساتھ نہیں کھیلے. لیکن ہم کون سے بلاک میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج خلیجی راستوں سے کہا ہے کب یہ آرڈر پاکستان کے لیے آئے گا, اور شاید علل اعلان یہ آرڈر کرنا بھی نہیں پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیا تسلیم کر لیا جائے گا, جبکہ نوئنگ دا فیکٹ کہ کس طریقے سے بھارت کی مدد اسرائیل کرتا رہا جب پاک بھارت جنگ ہوئی. ایک جانب یہ تمام تر سچویشن, یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن دوسری جانب بہت دکھ ہوتا ہے. ایک جانب ہمیں کہا جاتا ہے پاکستان بہت اچھے ہاتھوں میں ہے, پاکستان کی جو آپ کہہ لیں نا قیادت ہے, جو پاکستان کو سنبھالنا ہے, وہ بڑے اہل ہاتھوں میں ہے. دوسری جانب ہمیں بتایا جاتا ہے وزیر دفاع کی جانب سے کہ بیوروکریسی, جو آپ کی بیوروکریٹس ہیں, وہ کس طریقے سے پرتگال میں جائیدادیں بنا رہے ہیں, کوئی برطانیہ میں جائیدادیں بنا رہے ہیں. یعنی یہاں لوگوں کے پاس لٹرلی اگر آپ روڈ پر جائیں تو جو غریب طبقہ ہے کھانے کو نہیں ہے, رو رہے ہیں لوگ. آپ وہ باتیں وہ کرتے ہیں کہ آپ آن اسکرین چلا نہیں سکتے. ایک طرف جو ملکی اشرافیہ ہے وہ 300 ارب روپے بنا چکی ہے چینی کے برآمدات کے اوپر. دوسری جانب اگر آپ اندازہ لگائیں, یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کے دوست ریٹرننگ افسر بھی رہ چکے ہیں, اور خواجہ صاحب ان کے مقروض ہیں. سیالکوٹ میں ایک زمین ہے, خواجہ آصف کی خواہش تھی کہ وہ انہیں مل جائے, جن کی زمین تھی اے ڈی سی آر نے انہیں جا کر ٹھاپ لگا دی. اسی وجہ سے اے ڈی سی آر پکڑا گیا اور خواجہ صاحب ناراض ہو گئے. یعنی آپ اندازہ کریں یہ اس وقت حالات ہیں. رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ کرپشن ہے,
ख्वाजा आसिफ ने अगर तादाद ज्यादा बता दी है तो इसे कम कर लें, लेकिन करप्शन हकीकत है। एडीसीआर सियालकोट पर करप्शन का इल्जाम है, जिस पर किसी ने सबूतों के साथ मरियम नवाज को आगाह किया तो उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। यानी एक जानिब ये हालात हैं, राना सनाउल्ला कह रहे हैं करप्शन हर तरफ है, मसला ही कोई नहीं है। एक जानब कहा जाता है लिस्टें तैयार हो गई हैं, अगर लिस्टें तैयार और ये सब अगर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता तो ऐसे लोगों को लाकर हमारे सरों पर ना बिठाया जाता। असद अली तूर कह रहे हैं कि जितनी करप्शन, जितनी लूटमार पिछले 2-2.5 साल में हुई है, इतनी लूटमार पिछले 75 सालों में भी पाकिस्तान में नहीं हुई होगी। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। फिर खबरें चलाई जाती हैं कि अडियाला जेल में कोई डील हो गई है, जिस पर मुस्तफैन काज़मी कह रहे हैं कि अगर अडियाला में कोई डील हुई होती तो सबसे पहले उस डील की ऑडियो आपको टीवी चैनल्स पर सुना दी जाती है। और बड़ा वैलिड पॉइंट है, अगर कोई डील होगी तो यहाँ तो लोग तैयार बैठे इंतजार में कि किसी तरीके से मिलाइन किया जाए इमरान खान को, लेकिन कोई ऐसा शायद नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट हाथ आ नहीं रहा जिसके बाइस ये काम आसानी से किया जा सके। डील नहीं हो रही कोई मैं खान साहब से मिला हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि खान जो है डील करे, ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो अब वो एक सारा चल रहा है कि जी डील हो रही है, ये एक नैरेटिव बना रहे हैं, कोई डील नहीं हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको जाते जाते एक और खबर अगर देती चलूं तो वो इम्पोर्टेंट खबर ये है कि 2 बड़े प्रॉपर्टी डीलरों का मामला है। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मामला डीएचए वालों और बहरिया वालों का है। ये सुनिएगा। और आजाद डिजिटल किसका प्लेटफॉर्म है, ये हम नहीं कह रहे, मतीउल्लाह जान साहब क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा। मामला 2 बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स का है, और पाकिस्तान में जो 2 बड़े प्रॉपर्टी बिजनेस अगर कहा जाए तो उसमें कोई शक नहीं, ऑन द रिकॉर्ड वो एक बहरिया टाउन है और दूसरा डीएचए है। आखिर में आपको बताएंगे हफीजुल्लाह न्याजी, जिनके साहबजादे हसान न्याजी जिस तरीके से जिस मज़ाहमत का सामना किया उन्होंने, और जिस तरीके से उनकी वालदा भी डटी हुई है, वो कहती हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि माफ़ी हमसे मांगी जाए, उन लोगों से मांगी जाए जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के नाम के ऊपर जिनके फ्यूचर्स, जिनकी जिंदगियां तबाह कर दी गई, जो दर्दनाक कहानियां इसके पीछे। वो कह रहे हैं कि इमरान खान का बुनियादी हरीफ रियासती कुव्वत, मानते हैं कि बुनियादी हरीफ रियासत नहीं है खाली, बल्कि रियासती कुव्वत भी है। रियासती कुव्वत जिसकी सरशस्त में हार मानना ही नहीं, इक्तदार की शिद्दत तलब ने इमरान खान को कंफ्यूज और बदहवास कर रखा है। खातिर जमा इक्तदार अब उनकी जिंदगी से कोसों दूर है। रियासत के खिलाफ तंदो तेज बयानिए के बाद अगर इमरान खान अपनी जिंदगी बचा पाए तो यही उनका नफे का सौदा होगा। यानी सब जानते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को इस वक्त अडियाला जेल में खतरा है। मुखालिफिन भी कह रहे हैं, जो रियासत के बयानिए को प्रमोट करते हैं, कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और इस सिचुएशन के अंदर वो अपनी जिंदगी भी बचा जाए तो ये भी बहुत बड़ा नफा होगा। लेकिन फिर भी वो शख्स डटा हुआ है। देखते रहिए Siyasat.pk।